नमस्कार साथियों। भारत के इतिहास को जानने के क्रम में इससे पहले हम प्राचीन भारत के इतिहास को पढ़ चुके हैं। आज की इस वीडियो में हम मध्यकालीन भारत के इतिहास को यानी कि मिडिवल हिस्ट्री ऑफ इंडिया के कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यूज क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। साथ में इनमें कुछ रोचक तथ्य हैं, कुछ फैक्ट्स हैं, उनको भी जानेंगे। और ये क्वेश्चंस क्योंकि हमारे पेपर के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं तो इनको हम ज़रूर देखेंगे अंत तक। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, खजुआ का युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? तो खजुआ का जो युद्ध था वह 5 जनवरी 1659 को लड़ा गया था। यहाँ पर शाह सुजा और औरंगजेब के बीच में। तो जो बी ऑप्शन है वह बिल्कुल राइट हो जाता है, शाह सुजा और औरंगजेब के बीच में। अब बात आती है ये शाह सुजा कौन है? तो जो मुगल बादशाह शाहजहां और मुमताज महल का यह दूसरा बेटा था। और जो कि हम जानते हैं कि मुगल बादशाह शाहजहां का यहाँ पर जो 4 बेटे थे, तो होता ये है कि शाहजहां जब बीमार पड़ जाता है तो उनके जो 4 बेटे थे, दारा सिकोह, शाह शुजा, औरंगजेब और जो ये मुराद बख्श थे, उनके बीच में आपस में यहाँ पर संघर्ष होने लग गया है। तो संघर्ष के क्रम में इनके बीच में युद्ध शुरू हुआ। तो शाह शुजा ने क्या कर दिया, खुद को बंगाल का सम्राट घोषित कर दिया और इस तरह से इनके बीच में ये युद्ध होने लग गए। तो जो खजुआ का युद्ध है ये औरंगजेब और शुजा के बीच में हुआ, जो कि इलाहाबाद, वर्तमान इलाहाबाद में है। और जो फतेहपुर हसवा है इसके पास में यह पड़ता है खजुआ नामक स्थान। अब यहाँ पर बात करते हैं। तो इस तरह से इनके बीच में युद्ध हुआ और लास्ट में जो सुजान है इसने खुद को 1657 में खुद ही ताज पहना दिया था, जबकि इसको शाहजहां के द्वारा बंगाल और उड़ीसा का राज्यपाल बनाया गया था। लेकिन इसने अपने पिता को बीमार होने के बाद खुद को राजा घोषित कर दिया था, इसीलिए इनके बीच में यह संघर्ष होता है शाह शुजा और औरंगजेब के बीच में। अगला प्रश्न है, पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठों की हार का सबसे प्रमुख कारण क्या था? तो मराठों की सबसे जो प्रमुख जो का हार है उसका कारण था, भाऊ ने लड़ाई में 2.5 मास के लिए यह टाल दी थी। इस लड़ाई को इसने टाल दिया था। भाऊ ने इस लड़ाई को जो है 2.5 महीने के लिए टाल दिया था। इसकी वजह से यहाँ पर मराठों की हार होती है। तो होता ये है कि जो ये लड़ाई होती है ये होती है 14 जनवरी 1761 में लड़ी जाती है अहमद शाह अब्दाली और जो मराठा सेनापति था सदाशिवराव भाऊ के बीच में। अब ये जो भाऊ हैं ये क्या कर देते हैं, इस लड़ाई को 2.5 महीने के लिए टाल देते हैं। और इसका कारण भी क्या है कि जो पेशवा बाजीराव हैं, इन्होंने क्या किया कि इनके पास कुछ इनके और भी कुछ सक्षम लोग थे, जैसे कि रघुनाथ राव और महादजी सिंधिया और मल्हार राव होलकर। इनके बदले इन्होंने क्या कर दिया, भाऊ सदाशिवराव को भेज दिया। अब भाऊ ने क्या कर दिया, लड़ाई को 2.5 महीने के लिए टाल दिया, जिसकी वजह से यहाँ पर इनको हार का सामना करना पड़ा। तो इस तरह से पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठों की हार हो गई, जबकि मराठों को काफ़ी वर्चस्व स्थापित होने लग गया था इस समय तक, क्योंकि इस समय तक जो है अब मुग़ल साम्राज्य जो है ढहने लग गया था। यहाँ पर अब कोई योग्य शासक नहीं बच गया था, लेकिन फिर भी मराठों की इस समय हार हो जाती है पानीपत की तीसरी लड़ाई में। अगला है, किस मुग़ल शासक के काल में सैयद भाई प्रभावशाली और शक्तिशाली बने? तो फर्रुखसियर के शासनकाल में सैयद भाई जो थे वो प्रभावशाली और शक्तिशाली बने। अब ये सैयद भाई कौन थे? तो ये सैयद भाई थे हुसैन अली और उसका भाई था अब्दुल्ला। और भारत के इतिहास में इनको किंग मेकर के नाम से भी जाना जाता है। राजा बनाने वाले इनको कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इन्होंने बहुत सारे जो मुग़ल जो शासक थे उनको जो है राजा सम्राट बनने में इनका काफ़ी योगदान रहता था, इसलिए इनको कहते थे किंग मेकर। सैयद भाई ये थे। अब क्या हुआ कि सबसे पहले बहादुर शाह जो प्रथम था इसने इनको उच्च पदाधिकारी बना दिया। फिर फर्रुखसियर ने भी इनको काफ़ी उच्च पद दिए। तो इस तरह से सैयद भाई प्रभावशाली और शक्तिशाली बने थे फर्रुखसियर के काल में।
अगला है लाल कुंवर नामक जो वेश्या है किस मुगल शासक के राजकाज में अति प्रभावशाली थी। तो एक जो मुगल शासक हुआ उसका नाम था जहांदार शाह। जहांदार शाह आपको याद रखना है क्योंकि काफ़ी इंटरेस्टेड यह राजा था। इसको लंपट राजा भी कहते थे, इडियट मुगल किंग भी कहते थे। 9 महीने का इसका सिर्फ शासन रहा और इसने इस लाल कुंवर नामक वेश्या के कहने पर अपने बच्चों को, अपने सगे बच्चों को जेल में डलवा करके उनकी आंखें फुड़वा दी थी, उनको मरवा दिया था। साथ में इतना क्रूर ये बन गया था, ऐसे मज़े मज़े में इन्होंने क्या कर दिया, एक बार जो कुछ लोग जो है नाव में चल रहे थे तो उस नाव को उन्होंने डुबा दिया और वहाँ पर जब लोग चीख पुकार रहे थे ये लोग काफ़ी खुश हो रहे थे। साथ में ये जो इस राजा की बहुत सारी कहानियाँ भी हैं और इस तरह से इस राजा को मुगल जो इतिहास है इसका सबसे मूर्ख राजा माना जाता है, जहांदार शाह को। और ये सब किया था उसने लाल कुंवर नामक वेश्या के लिए। और कहा जाता है कि जो फर्रुखसियर उसका भतीजा था उसने क्या कर दिया, बाद में इसको शासन से हटा दिया लगभग 9 महीने के बाद और ये भाग करके दिल्ली शासन में चला गया था। वहाँ इसको जेल में डाल करके बाद में इसकी हत्या कर दी गई थी। अगला है निम्नलिखित में से शिवाजी पर सबसे अधिक जो प्रभाव था वह किसका था। तो यहाँ पर ये सभी लोग जो हैं शिवाजी के काफ़ी क्लोज थे, समर्थ गुरु रामदास, शाहजी भोसले, लेकिन जीजाबाई जो उनकी माता थी, मित्र थी, मार्गदर्शक थी और साथ में जो प्रेरणा स्रोत थी इनकी माता, तो इनका इन पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। तो अगर जीजाबाई की बात करें तो ये यादव कुल की महिला थी, इनके पिता भी काफ़ी शक्तिशाली सामंत थे। तो इनकी जो परवरिश थी उसका जो प्रभाव है इन्होंने अपने पुत्र पर रखा और इनके पुत्र को तो हम जानते ही हैं, छत्रपति शिवाजी राव भोसले, जिनको कि 1674 में पश्चिम भारत का मराठा साम्राज्य इन्होंने जो है यहाँ पर इसकी नींव रखी थी। और इनके साथ जो है औरंगजेब के भी काफ़ी संघर्ष हुए हैं, हम ये जानते हैं। और इनको रायगढ़ के किले में इनका राज्याभिषेक हुआ था और इस तरह से इनको छत्रपति की उपाधि मिली थी। तो ये सब चीज़ें हम यहाँ पर नोट कर लेंगे। अगला है औरंगजेब के विरुद्ध किस विद्रोह में राजनीति से अधिक कृषकों को पृष्ठभूमि महत्वपूर्ण थी। तो औरंगजेब के विरुद्ध एक जो यहाँ पर युद्ध हुआ था वो था सतनामी विद्रोह। अब ये सतनामी विद्रोह जो है वैसे तो ये कोई बहुत बड़ा विद्रोह नहीं था, लेकिन ये पहली बार किसानों के द्वारा किया गया था। अब होता क्या है यहाँ पर, होता ये है कि नारनौल नाम की एक जगह थी जहाँ का एक सिकदार था। अब ये सिकदार क्या होता है, ये उस समय का राजस्व अधिकारी होता था। तो इसके साथ चलने वाला एक प्यादा समझते हैं आप, जो कि पैदल सैनिक उसके साथ चलता था। तो इसने क्या कर दिया, एक सतनामी किसान जो है उसके सर पर लाठी से वार कर दिया। अब लाठी से वार करने से जो वो किसान जो है वो वहाँ पर मर गया। तो इसके बाद जो सतनामी जो और किसान थे उनको लगा कि यहाँ पर उनके साथ क्या हुआ, बुरा बर्ताव हुआ है, तो उन्होंने उस सैनिक को वहाँ पर मार डाला। अब जब सैनिक को मार डाला, इसकी जब सूचना वहाँ के जो वो होता है, सामंत होता है, उसको पता चलता ही है, तो वहाँ पर वो एक टुकड़ी को भेज देता है इनको मारने के लिए। लेकिन ये सब लोग इकट्ठा होकर के ये किसान जो है सतनामी विद्रोह वहाँ पर कर देते हैं, इन लोगों को परास्त कर देते हैं। लेकिन बाद में क्या होता है, जब औरंगजेब को सूचना मिलती है तो वो बड़े अपने जो अधिकारी होते हैं उनको भेजता है सेना के साथ और फिर जो है इस विद्रोह का अंत कर देता है। इनमें जो काफ़ी लोगों को मार देता है, जो बचते हैं वो वहाँ से भाग जाते हैं। तो इस तरह से ये सतनामी विद्रोह था। अगला है उत्तराधिकार की लड़ाई में दारा सिकोह की जो अंतिम हार थी वह किसके बीच में, जो अंतिम हार है वह किस लड़ाई में हुई थी, दारा सिकोह की। तो ये हुई थी देवराय की लड़ाई में। तो याद रखना है, दारा सिकोह की जो हार हुई थी वह हुई थी देवराय की लड़ाई में। अगला है मुगल युग का सबसे योग्य फारसी लेखक कौन माना जाता है। तो मुगल युग का सबसे जो योग्य है और फारसी लेखक है वह माना जाता था अबुल फजल। आपको कमेंट में लिख के मुझे बताना है कि अबुल फजल की जो है प्रसिद्ध रचना एक हुई है वह कौन सी थी, आपको कमेंट में लिख करके मुझे बताना है। अगला प्रश्न है, कौन सा मुगल सम्राट कुशल वीणा वादक था।
तो हम जानते हैं जो है ये यहाँ पर औरंगजेब जो था, औरंगजेब को काफ़ी संगीत प्रेमी था। तो औरंगजेब जो है एक कुशल वीणा वादक भी था और इसकी काफ़ी सारी तस्वीरें जो हैं वीणा के साथ मिलती भी हैं। तो औरंगजेब इसका सही आंसर होगा। अगला है, शाहजहां ने अपनी किस इमारत में उत्कीर्ण कराया था कि अगर इस जमीन पर कहीं स्वर्गीय आनंद की जगह है तो बस यही है। ये यहाँ पर जो है दीवाने खास जो कि दिल्ली में है वहाँ पर उत्कीर्ण करवाया था शाहजहां ने। अगला है, किस मुगल सम्राट ने प्रसिद्ध तख्त ए ताउस जिसको मयूर सिंहासन कहते हैं, मयूर सिंहासन किस सम्राट ने बनवाया था? तो ये बनवाया था शाहजहां ने। ऑप्शन नंबर जो डी है वह राइट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा मुगल सम्राट चित्रकारी का महान पारखी माना जाता है? तो जहांगीर को जो है चित्रकारी का महान पारखी माना जाता था। तो ऑप्शन जो सी है वह राइट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस इतिहासकार ने कहा था कि अकबर का दीन ए इलाही उसकी मूर्खता का स्मारक था? यह किस इतिहासकार ने कहा? तो ये कहा बी ए स्मिथ ने। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वह राइट है। अगला है, न्याय के घंटे और जंजीर के लिए कौन सा मुगल सम्राट प्रसिद्ध है? तो जहांगीर जो है न्याय के घंटे और जंजीर के लिए प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वह राइट हो जाता है। अगला है, तानसेन के गुरु कौन थे? तानसेन के गुरु कौन थे? तानसेन एक बहुत ही महान संगीतकार हुए हैं। तो उनके गुरु कौन थे? तो उनके गुरु थे स्वामी हरिदास। और इनके बारे में आपने कहानी सुनी होगी कि तानसेन जो है मिमिक्री बहुत अच्छा करते थे। जो पशु पक्षी हैं उनकी आवाज़ें बहुत अच्छी निकालते थे। तो एक बार जब स्वामी हरिदास अपने शिष्यों के साथ जंगल में जा रहे थे तो इन्होंने शेर की आवाज़ निकाल करके उनको डराने का प्रयास किया था। लेकिन होता क्या है कि उनके जो शिष्य हैं वो डर जाते हैं, लेकिन स्वामी हरिदास जो हैं उनमें से देख लेते हैं कि एक जो बच्चा है वह पेड़ के पीछे से जो है इनको इस तरह से आवाज़ें निकाल करके डरा रहा है। तो स्वामी हरिदास फिर तानसेन के पिता से मिलते हैं, उनको अपने साथ ले जाते हैं और काफ़ी लंबे समय तक इनको शिक्षा देते हैं, संगीत की शिक्षा। और होता भी ये है कि एक महान संगीतकार अपने उस समय के बनते हैं। तो इनके गुरु थे स्वामी हरिदास। अगला है, अकबर की सेना की मनसबदारी प्रथा का सर्वप्रथम प्रयोग किसकी सेना में था? तो चंगेज खां की सेना में था जो ये मनसबदारी प्रथा है उसका प्रयोग। मनसबदारी क्या है? इसमें क्या होता था, टैक्स लिया जाता था, स्पेशली आर्मी के लिए एक टैक्स लिया जाता था, इसको कहते थे मनसबदारी प्रथा। अगला है, रुपया नाम का जो चांदी का सिक्का है वह सबसे पहले किसने चलाया था? तो ये चलाया था शेर शाह ने। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वह सही है। शेर शाह ने चलाया था रुपया नाम का चांदी का सिक्का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईने अकबरी का लेखक कौन था? आईने अकबरी। तो यहाँ पर आंसर आपको मिल गया है जो मैंने आपको पूछा था। तो इसका जो राइट आंसर है वह है अबुल फजल। अबुल फजल की जो ये एक महत्वपूर्ण कृति है आईने अकबरी, तो ये है आईने अकबरी के लेखक हैं अबुल फजल। ऑप्शन नंबर बी राइट है। अगला है, राज तिलक के समय अकबर की आयु कितनी थी? जब अकबर का राज्याभिषेक हुआ तो अकबर की उम्र थी 13 वर्ष 6 माह, यानी कि लगभग वो 13.5 साल के थे अकबर जब इनका राज तिलक हुआ था। अगला है, मुगल शासकों में सबसे पहले साम्राज्य को प्रांतों में किसने बांटा था? अलग अलग प्रांतों में बांटा था, तो वो कौन था जिसने कि प्रांतों में बांटा था? वो था अकबर। अकबर ने सबसे पहले अपने साम्राज्य को अलग अलग प्रांतों में बांटा था। तो ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न है, दिल्ली का हिंदू शासक कौन था? जो पहला हिंदू शासक जो दिल्ली का बना वह कौन था? तो वो था हेमचंद्र विक्रमादित्य। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वह सही है। अगला है, दिल्ली पर पुनः अधिकार के बाद हुमायूं दोबारा कितने दिनों तक शासन उसने किया था? तो 6 महीने तक ही हुमायूं दिल्ली पर दोबारा शासन कर पाया था। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वह राइट है। अगला है, बाबर ने अपनी जो आत्मकथा थी तुजुक ए बाबरी
ये किस भाषा में लिखी थी? तो ये लिखी थी उसने तुर्की में, तुर्की भाषा में लिखी गई है तुजुक ए बाबरी, जो कि बाबर की क्या है, ऑटोबायोग्राफी है। अगला है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर कबीर की समाधि स्थित है? तो कबीर की जो समाधि स्थित है वो है मगहर में। ऑप्शन नंबर जो डी है वह राइट है, मगहर में स्थित है कबीर की समाधि। अगला है, पहले भक्ति संत जिन्होंने अपने सिद्धांतों के प्रचार में हिंदी का प्रयोग किया था वे कौन थे? तो वे थे रामानंद। तो ऑप्शन नंबर जो ए है ये राइट है, रामानंद थे पहले भक्ति संत जिन्होंने अपने सिद्धांतों के प्रचार किया था हिंदी भाषा में। अगला है, निम्न में से किस मराठे की मृत्यु विपत्तिजनक सिद्ध हुई थी? तो ये हुई थी बाजीराव प्रथम की। ऑप्शन नंबर जो डी है वह राइट है। अगला प्रश्न है, शिवाजी के मंत्री परिषद में पंडित राव का पद क्या था? तो पंडित राव का पद था, धर्म व दान विभाग का जो अध्यक्ष था उसको कहते थे पंडित राव। अगला है, औरंगजेब का प्रथम राजनयिक पद क्या था? तो औरंगजेब का जो यहाँ पर राजनयिक जो पद था वो उसमें कौन था? जुझार सिंह बुंदेला के विरुद्ध अभियान का नेतृत्व इसने किया था औरंगजेब ने। अगला है, शेरशाह सूरी के किस पक्ष की प्रशंसा इतिहासकारों ने की थी? तो इसने भू राजस्व सुधार में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था, तो इसका जो प्रशंसा की गई है इतिहासकारों के द्वारा, शेरशाह सूरी की प्रशंसा। अगला है, दीन ए इलाही क्या है? ये प्रश्न तो बहुत बार पूछा जाता है, तो ये एक आचरण संहिता है, दीन ए इलाही। अगला है, किस सिख गुरु पर खुसरो को जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह में सहायता करने का आरोप लगाया गया था? तो गुरु अर्जुन देव सिंह पर आरोप लगा था कि जिन्होंने जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह में सहायता की थी। तो ऑप्शन जो बी है वह राइट है। क्वेश्चन नंबर 32 है, औरंगजेब के समय किस विद्रोह की कृषक पृष्ठभूमि थी? तो जाट और सतनामी जो जो विद्रोह थे वे कृषक पृष्ठभूमि के थे। अगला है, मुगल काल में गांवों की कानून व्यवस्था का प्रभारी अधिकारी कौन होता था? तो ये होता था मुकद्दम, जो कि कानून व्यवस्था का प्रभारी होता था गांव में, मुकद्दम उसको कहते थे। अगला है, गुजरात में निरनार के समीप मुस्तफाबाद की स्थापना कर उसे अपनी राजधानी बनाने वाला शासक कौन था? तो वो था सुल्तान महमूद बेंगड़ा। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वह राइट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुकेर चकिया मिसल के प्रधान रणजीत सिंह ने किस वर्ष लाहौर पर कब्जा किया था? तो 1799 ईस्वी में रणजीत सिंह ने लाहौर पर कब्जा किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेत ए आला की उपाधि धारण करने वाला शासक कौन था? तो ये था रिवज्र खां। ऑप्शन नंबर जो सी है वह राइट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध चौल शासक राजराज ने कौन सी उपाधि धारण की थी? तो राजराज ने धारण की थी शिवपाद शेखर नाम की उपाधि। ऑप्शन नंबर जो सी है वह राइट हो जाता है। अगला है, गुप्त प्रशासन में अश्वसेना का नायक कौन था? तो ये था भट्टाश्वपति। ऑप्शन नंबर जो डी है वह राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्रगुप्त की कुल 6 प्रकार की स्वर्ण मुद्राओं में से कौन सी मुद्रा उसकी मुद्राओं में शामिल नहीं है? तो मयूर प्रकार की जो मुद्रा है वह उसकी मुद्राओं में शामिल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वह राइट है। अगला है, गुप्तकालीन स्वर्ण सिक्कों का सबसे बड़ा ढेर कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो ये बयाना राजस्थान से प्राप्त हुआ है। गुप्तकालीन स्वर्ण जो सिक्के हैं ये सबसे ज़्यादा मिले हैं बयाना राजस्थान में। अगला प्रश्न है, भरतपुर के जाट राज्य की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी चूड़ामन और बदन सिंह ने। ऑप्शन नंबर जो ए है वह राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कौन सा युग्म असत्य है? यहाँ पर ये एक आधुनिक भारत का प्रश्न भी है। तो इसमें से मौपाला जो यहाँ पर ये क्वेश्चन है 42 का, ये मौपाला जो विद्रोह है ये 1926 में नहीं हुआ था, तो ये गलत है। अगला है औरंगजेब का तात्कालिक उत्तराधिकारी कौन था? तो ये था बहादुर शाह। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला है तीसरे पानीपत के युद्ध में जाट शासक सूरजमल की क्या भूमिका थी? तो इस युद्ध में उसने बिल्कुल भी यहाँ पर हस्तक्षेप नहीं किया था और वह युद्ध से अलग रहा था। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वह राइट है। अगला है प्रसिद्ध मयूर सिंहासन को भारत से बाहर कौन ले गया था? तो नादिर शाह इसे भारत से बाहर ले गया था। ऑप्शन नंबर जो ए है वह सही है। अगला है निम्नलिखित में से किस एक मराठा सरदार ने 1719 में मुगल बादशाह को अपदस्थ करने में सैयद बंधुओं की सहायता की थी? हमने थोड़ी देर पहले बताया था ये सैयद बंधुओं को यहाँ पर काफ़ी ये पावरफुल लोग थे जो कि राजाओं को बनाते थे और उनके शासन को हटाते भी थे। तो यहाँ पर किसने मदद की थी? तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर जो डी है बालाजी विश्वनाथ ने मदद की थी। तो ऑप्शन नंबर जो डी है वह राइट है। अगला है शिवाजी के प्रशासन में पाटिल का प्रशासन देखता था? तो ए जो महाल होता था वह देखता था। ऑप्शन नंबर जो ए है वह बिल्कुल है। अगला है शिवाजी ने अपने राजस्व में भू राजस्व कितने प्रतिशत बढ़ा दिया था? तो 40% तक जो है यहाँ पर भू राजस्व जो टैक्स है वह बढ़ गया था। अगला है माल शब्द मुगल काल में किस अर्थ में प्रयुक्त होता था? माल तो ये उपज कर जो आपकी फसल है उस पर जो टैक्स लिया जाता था उसे माल कहते थे। तो ये मुगल काल का एक शब्द है। अगला और अंतिम प्रश्न है आज की इस वीडियो का, निम्नलिखित में से किस संत को सुल्तान तारकिन कहा गया है? तो हमीदुद्दीन नागौरी को कहा गया है सुल्तान तारकिन। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वह बिल्कुल सही है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये प्रश्न काफ़ी अलग और काम के लगे होंगे जो कि आपके एग्ज़ाम में आने के यहाँ पर चांसेस ज़रूर हैं और इस तरह से आप डिटेल में भी इन प्रश्नों को समझे हैं, अपने इतिहास को जाने हैं। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं और इस प्रकार की और वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं जल्दी ही इसी टॉपिक पे और एक इसके दूसरे पार्ट के लिए। तो तब तक के लिए धन्यवाद।